चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमपी बोर्ड के लिए क्लास 10th का जो कि आपका मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2022 में दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि जो कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि 10th क्लास के लिए है और 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना। तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें कि मैथमेटिक्स का ही ये है और पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें कि आपको एमपी बोर्ड के, अगर आप एमपी बोर्ड के छात्र हो तो आपको क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का मिलेगा, जिसको आपको सॉल्यूशन करना होगा 3 घंटे के अंदर अंदर। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगर आप किसी भी बोर्ड के हो तो आप भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, अर्थात आपके सभी क्वेश्चन जो लिए गए हैं वे सभी एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, यानी कि एनसीईआरटी के बेस्ड पर आधार पर हैं। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स खंड आ आपके सामने आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आता है खंड का, यानी कि खंड आ आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा, यानी कि आपको जो सही विकल्प दिया जाएगा उसी को आपको सॉल्यूशन यानी कि उसी को आपको लिख देना है। केवल और केवल आपको सही विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो होगा वह 5 अंक का होगा, जिसमें कि 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा, अर्थात अगर आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 के, यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक यानी कि पूरक घटना आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी किसी भी घटना की प्रायिकता जब P दी जा रही हो तो यानी कि उसकी पूरक घटना आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको सभी को पता होगा कि यानी कि प्रायिकता यानी कि प्रायिकताओं की सभी घटनाओं का योग कितना होता है, यानी कि प्रायिकता आने की सभी घटनाओं का योग कितना होता है, तो सदैव 1 होता है। जब आपके सामने ऑलरेडी P दी जा रही है तो यानी कि तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका 1 में से आपका क्या घट जाएगा, यानी कि P को हम घटा देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो 1 होता है। तो आपके सामने यहाँ पर P दी जा रही है, यानी कि पूरा घटना आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 - P, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अंत तक इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लेना। सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त परिच्छेद होगा। तो आपको यहाँ पर बता रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु, यानी कि एक लंबवृत्तीय शंकु किस तरीके का बनता है, तो इस तरीके का बनता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपका लंबवृत्तीय शंकु बन जाएगा कि आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त परिच्छेद होगा। तो आपका यानी कि जब हम आधार के द्वारा जब हम इसे काटते हैं तो आपका ऊपर का हिस्सा खत्म हो जाता है, अर्थात जो नीचे का बचता है तो वह क्या बचता है, यानी कि वह वृत्त बचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप, यानी कि एक वृत्त का जो परिमाप आपके सामने दिया जाएगा, यानी कि एक वृत्त का जो परिमाप है वह क्या है, और आपका यानी कि वृत्त का परिमाप इज इक्वल टू आपको कितना दिया रहा है, क्षेत्रफल, यानी कि दोनों ही बराबर बराबर रूप यानी कि बराबर बराबर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। परिमाप यानी किसका होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वह यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो परिमाप होता है वह 2 पाई आर होता है। तो आपका यहाँ पर किस तरीके से आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या, आपको यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, तो आप यहाँ पर दे सकते हो, यानी कि 2 को हम यहीं पर रोक देते हैं और आपका पाई आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा, तो पाई आर आ जाएगा। तो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर एक आर बचेगा, इसलिए आपका जो आर इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, तो 2 आएगा, यानी कि आर इज इक्वल टू आपका 2 मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यानी कि बावाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर यानी किसी वृत्त पर तो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा। तो मैं आपको यानी कि इस चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ, यानी कि ये क्या है, तो ओ केंद्र वाला एक क्या है, तो वृत्त है आपके सामने दिया जा रहा है, तो वह इस तरीके यानी कि इस प्रकार से बनाया गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको सामने जो चित्र बना दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि क्या है, तो टी यानी टी पी है, यानी कि यहाँ पर आपको जो यानी कि जो कॉमन बिंदु आएगा वह टी आएगा, और यहाँ पर पी मान लीजिए, यहाँ पर आप क्यू मान लीजिए। तो आपके सामने कौन सा एंगल दिया जा रहा है, यानी कि यदि पी ओ क्यू यानी कि पी ओ क्यू अर्थात ये वाला जो एंगल आपके सामने दिया जा रहा है वह कितना है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यानी कि 110 डिग्री है, यानी कि कितना है, तो 110 डिग्री है। तो यहाँ का एंगल आपको बताना है यहाँ पर कितना एंगल होगा। तो जब भी ऐसी कोई भी यानी कि वृत्त की बात आए तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब भी यानी कि इधर जब यहाँ पर 110 डिग्री है, या फिर जब भी इसका और इसका जो सम होता है वह कितना होता है, तो सदैव 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो आपके सामने एक एंगल दिया जा रहा है, यानी कि 110 डिग्री दिया जा रहा है, तो आपके सामने कितना आ जाएगा, तो 70 डिग्री, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सा वाला
हमारा सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर यानी 5वां क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आता ही आता है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि पुल पर बैठा एक मनुष्य नदी में एक नाव देखता है तो जिसका अवनमन कोण कितना है। यानी कि क्या यहाँ पर क्या कह रहा है कि यानी पुल पर बैठा एक मनुष्य, यानी कि कहाँ पर बैठा है तो पुल पर बैठा हुआ है मनुष्य नदी में एक नाव देखता है जिसका अवनमन कोण कितना है, तो यानी कि 45 डिग्री है। तो इस तरीके से आपका अवनमन कोण बन जाएगा। यानी कहाँ से देख रहा है तो यहाँ से देख रहा है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर से वो देख लेगा तो आपका यानी कि अवनमन कोण कितना है तो 45 डिग्री है। इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा तो 45 डिग्री है। तो यदि पुल की ऊंचाई कितनी है कि पुल की ऊंचाई कितनी है तो आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। पुल की ऊंचाई कितनी दी जा रही है तो पुल की ऊंचाई यहाँ पर आपके सामने यानी कि 15 मीटर दी जा रही है। तो 15 मीटर है, यानी कि पुल की ऊंचाई 15 मीटर है। तो नाव की पुल से दूरी कितनी होगी तो यानी कि नाव से पुल की दूरी, अर्थात जब ऊंचाई 15 मीटर है तो यानी कि दूरी भी इतनी ही होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। यानी 15 मीटर ही आपका आंसर आएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आता ही आता है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आपको ये अच्छी तरीके से देखना होगा क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण आता ही आता है। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान भरना होगा। तो आपके सामने यानी कि पहला क्वेश्चन आ चुका है सेकंड वाले क्वेश्चन का कि त्रिज्य खंड के संगत, यानी कि त्रिज्य खंड के जो संगत होती हैं संगत चाप की यानी चाप की माप उस चाप की क्या कहलाती है। तो आपको यहाँ पर आंसर में क्या दिख रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या कह रहा है यानी त्रिज्य खंड के संगत चाप की माप उस चाप की क्या कहलाती है तो लंबाई कहलाती है, अर्थात लेंथ कहलाती है। यानी कि लंबाई आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि लंबाई कहलाती है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा तो लंबाई आपके सामने आ चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि एक वृत्त डेड डैश समांतर रेखाएं स्पर्श हो सकती हैं, यानी कि जो एक वृत्त आपके सामने मैंने यहाँ पर बना दिया है इसका केंद्र मान, यानी कि इसका केंद्र मान लो O है और इस पर यानी कि इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो इस पर यानी कि 2 या फिर 2 से अधिक यानी कि स्पर्श रेखाएं, यानी कि 2 और केवल 2, यानी कि कितनी खींची जा सकती हैं तो 2 और केवल 2, यानी कि 2 खींची जा सकती हैं। ओनली 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि एक वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं मैक्सिमम। थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि x1, y1 एवं x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो जब भी ऐसा भी क्वेश्चन यानी कोई भी क्वेश्चन आए या फिर जब भी उसके मध्य बिंदु की बात करें तो हम किस तरीके से निकालते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा x1 + x2 अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका यानी कि आपका क्या आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा आपका y1 + y2 अपॉन 2। इस तरीके से आपका आंसर आपको मिल चुका है, यानी कि x1 अपॉन आई यानी कि x1 + x2 यानी कि x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। इस तरीके से आपका आंसर आपके सामने मिल चुका है। चौथा क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि डेड डैश यानी कि उनके संगत कोण क्या हो तो संगत कोण क्या हो तो सदैव बराबर हो, यानी कि इक्वल हो। आपका यहाँ पर आ जाएगा बराबर हो और वह उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, यानी कि जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं वह कैसी होनी चाहिए तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा यानी कि समानुपाती हो, अर्थात आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा समानुपाती हो। यानी कि संगत कोण क्या हो तो बराबर हो और यानी कि रेखाएं कैसी हो यानी कि संगत भुजाएं कैसी हो तो वे समानुपाती हो। क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि कोई संख्या p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है तो क्या कहलाती हैं तो वह रैशनल नंबर यानी कि आपके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वह परिमेय संख्याएं आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताइए, आपको यानी कि ट्रू फॉल्स बताना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर में, यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें कि क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। इसलिए आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है कि x × x+1 में x के मान यानी x के मान क्या 0/1 होंगे, क्या यह सत्य है तो हाँ यह सत्य है। किस तरीके से सत्य हो सकता है तो x को आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि x+1 = आपका यहाँ पर कितना है तो 0 के बराबर रख दीजिए, यानी कि आपका यहाँ पर किस तरीके से आंसर आ जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा यानी कि x = आपका एक तो 0 आ चुका है और x = आपको यहाँ पर फिलहाल की माइनस बनाना चाहिए तो आपका अप्रॉक्स यानी कि 1 भी हो सकता है, यानी कि यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि यह आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिलहाल कि आपका यहाँ पर -1 होना चाहिए क्योंकि तभी ये पूर्ण रूप से सत्य होगा, वरना ऐसे भी ये सत्य हो सकता है बट ये 1% इसका यानी कि रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि जब हम बराबर में रखते हैं तो आपका यहाँ पर -1 आ रहा है बट यहाँ पर क्या होना चाहिए तो माइनस होना चाहिए।
चाहिए तभी आपका एक आता है, इसलिए ये भी फिलहाल के सत्य हो सकता है बट काफ़ी हद तक ये असत्य होगा। इसलिए आपका जो सही जवाब होना चाहिए वह क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल कि ये असत्य ही होना चाहिए, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। बुक में आपका दिया जा रहा है यानी सत्य, इसलिए यह असत्य ही होगा क्योंकि यहाँ पर x है और यानी कि x+1 नहीं होता, बट अगर यहाँ पर x-1 होता तो यह सत्य हो जाता, इसलिए यह भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि द्विपद बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है, क्या यह सत्य है? तो नहीं। जब द्विपद बहुपद की बात हो रही है तो द्विपद बहुपद में मैक्सिमम दो ही यानी कि दो ही शून्य हो सकते हैं, मैक्सिमम दो ही बहुपद होंगे, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा यानी कि ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म x यानी कि x a और y b दो समांतर रेखाओं को निरूपित करता है कि यह सत्य है, क्या यह सत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड वाले का क्या जवाब आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा यानी कि ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि समीकरण युग्म x a और y b दो समांतर रेखाओं को निरूपित कभी नहीं करेगा, इसलिए ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार अंतर होता है, तो समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर, तो किन्हीं दो पदों का अंतर नहीं हो सकता, बट अगर यहाँ पर बात करें a2 - a1 यानी कि दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाएं तो हाँ वह सार अंतर होता है। क्या होता है? तो वह सार अंतर यानी सार अंतर हम किसे कहते हैं, यानी कि डी को कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि सूत्रों तथा यानी कि केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्गों का सतत होना आवश्यक है, तो हाँ आवश्यक है, यानी कि सूत्र के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, चौथा वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, आता ही आता है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा। तो आपके सामने पूरे के पूरे आंसर्स आपके सामने थर्ड वाले क्वेश्चन की इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिलहाल के ये पहले वाले में आपका सत्य दिखा रहा है, ये आपका असत्य होगा, बाकी के आपके यानी कि चार के चार असत्य हो जाएंगे और सभी आपका पांचवा ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। चौथे वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एस प्लस आर एक्स का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो यह क्या है, तो विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। क्या कहलाती है? तो विभाजन एल्गोरिथम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपका आंसर हो जाएगा यानी विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर आपका आंसर मैंने लिख दिया है, तो आपके समझ में आ रहा होगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि जिस समीकरण का आलेख एक सरल हो सकता है यानी कि हो वह क्या कहलाती है, तो जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा कि जिस समीकरण का यहाँ पर कह रहा है जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो, जैसे कि x + y = 0 हो, तो यानी कि सरल रेखा ये कहलाएगी, तो वह क्या कहलाती है, तो यह आपकी रैखिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, तो रैखिक समीकरण आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं विविक्त कर। क्या कहते हैं, विविक्त कर। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर विविक्त कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि 5, 10, 15 का अगला पद कौन सा होगा, तो फिलहाल कि हम यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगला पद यहाँ पर 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 यानी कि 10 यानी कि 5 दूनी 10 5 3 15 इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो फिलहाल कि आपको इस तरीके से कभी नहीं बताना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। A1 आपका यहाँ पर कितना दिया जा रहा है, A1 आपका यहाँ पर दिया जा रहा है 5, और यहाँ पर D यानी कि D = आपका क्या आ जाएगा, यानी कि A2 में से आपका A1 चला जाएगा, अर्थात आपका 10 में से यहाँ पर 5 चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर 5 बचेगा। और अगला पद की बात हो रही है, यानी कि कौन से पद की बात हो रही है, यहाँ पर 3 पद दिए रहे हैं, तो आपका चौथा पद यानी कि a + 3d आपको निकालना है। तो a + 3d आपका किस तरीके से आएगा, a के स्थान पर आपका कितना है, तो 5 है, और 3d यानी कि 3 और d के स्थान पर आपका कितना है, तो 5 है। तो आपका यानी कि 5 और प्लस 15 यानी कि 3 × 5 = 15 यानी कि 20 आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल कि आपको सदैव इसी तरह से निकालना है, बाकी के सभी रॉन्ग भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि संपूर्ण वितरण की 2 भागों में बांटे यानी कि बांटने वाला अंक जिस वर्ग अंतराल में होता है उस वर्ग को क्या कहते हैं, तो उस वर्ग को हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन यानी कि माध्यिका कहते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि माध्यिका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर इनकी नेक्स्ट वाला आ चुका है, आप सामने काफी महत्वपूर्ण आ चुका है, यानी माध्यिक वर्ग आपका आंसर आएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, सही जोड़ी बनाइए यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। तो खंड आ और खंड बा आपके सामने उपस्थित हो चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cot 40 यानी कि 41 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, तो cot 40 यानी कि cot 41 डिग्री इज इक्वल टू आपका tan 49 डिग्री इज इक्वल टू यानी कि इसके बराबर में आता है लगभग यानी कि cot 41 डिग्री इज इक्वल टू आपका tan 49 डिग्री ही
ही होगा। और यहाँ पर बात करें कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आपको यह फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका क्या होता है, तो वह होता है 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस तरीके से जो आपका आंसर क्या आएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ पर इससे प्लस में से इस अगर इस साइड आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले का आपका क्या पहुंच चुका है, तो 1049 पे पहुंच चुका है। सेकंड वाला का आपका यानी दावर पहुंच चुका है, यानी सेक स्क्वायर माइनस थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर चला जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो आपको ये पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर बात करें कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो √3/2 होती है। फिलहाल कि आपका यहाँ पर दिखा रहा है √13/2, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। फिलहाल के जो आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी √3/2 है, ये आपका मिस्टेक से लिख दिया गया है। तो फिलहाल क्या मिसप्रिंट है, इसलिए आप यहाँ पर √3/2 को ही समझिए, क्योंकि √3/2 ही इसकी ही सही फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 5 की, यानी साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो यानी कि दोनों ही तरफ यानी कितना है 25 है, अर्थात 25 जो आपके सामने दिया रहा है उसे आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हो। वह थीटा का स्थान ये रहा है, यानी कि थीटा के स्थान पर रखा गया है 25। इस तरीके से आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा के स्थान पर ही 25 है। और यहाँ पर थीटा होता या फिर बाई होता या फिर एक्स होता या फिर कोई भी पूर्णांक होता, अगर सेम है तो वह थीटा के स्थान पर है, इसलिए तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। इसी तरह से साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू आपका 1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बराबर चला जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 6 की अगर बात करें तो ये आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलेंगे, अर्थात अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि HCF 306,657 का जब 9 दिया गया है तो LCM 306,657 का क्या होगा। तो आपको यह पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो HCF हम इधर लिख लेते हैं, यानी कि 9 आपके सामने दिया रहा है इंटू LCM आपको यहाँ पर लिख लिया है मैंने, और इज इक्वल टू आपको यहाँ पर कितना दिया रहा है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 306 और यहाँ पर कितना है 657, दो संख्याओं का गुणनफल कर रहे हैं। मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो LCM आपका यहाँ पर यही ठहर जाएगा, यानी कि यही रुक जाएगा, क्योंकि हम LCM निकाल रहे हैं। तो 306 आपका यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिएगा, और 657 के बटे में जो आपका आ जाएगा आपका यानी कि 9 यहाँ पर यानी कि इधर मल्टीप्लाई में है तो आपका यहाँ पर यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। तो 9 से हम जब इसे काटते हैं तो 9 3 27, यानी कि आपका यहाँ पर 3 बचा है, 9 चौक 36 657 और यानी 34 की गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 3 यानी 34 और 657 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आंसर निकल कर आता है उसको आप यानी कि बराबर में लिख दीजिए, और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, ये आप खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरा सवाल आ चुका है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का यानी कि फुल सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका फुल सोल्यूशन में भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वार्टरली एग्जाम में, यह काफ़ी बार यानी कि आ चुका है, इस बार ही पक्का फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन 7 भी आ चुका है, आप सामने आता ही आता है। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, यदि कोई ग्राफ है y = PS, एस अक्ष को दो यानी कि एस अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है तो PS के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो जब यानी कि कितनी यहाँ पर दो बिंदुओं पर काटता है, जब यानी कि y = आपको यहाँ पर क्या है तो PS दिया जा रहा है, यह आपका ग्राफ है जो कि एस अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, आप यहाँ पर समझ सकते हो, यानी कि दो बिंदुओं पर काट रहा है, अर्थात इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एस अक्ष ये होता है, यानी कि एस अक्ष ये होता है, और ये ऊपर वाला यानी कि वाई अक्ष होता है, जो कि यानी कि आपके सामने आ चुका है, ये दो बिंदु पर काट रहा है। तो इसके मैक्सिमम जो यानी कि जो बिंदु होंगे अर्थात जो शून्यक होंगे वह सदैव 2 ही होंगे, और सदैव यानी कि एक ऋणात्मक होगा और एक यानी धनात्मक भी हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हो, जब दो बिंदुओं पर काटता है तो आपका जो शून्यकों की संख्या आती है वह सदैव 2 ही आएगी। और यहाँ पर हाँ अगर इस तरीके से होता यानी कि 3 या फिर 4 जगह काटता, तो अगर 3 जगह काटता तो आपके शून्यकों की संख्या 3 आ जाती, और यहाँ पर 4
जगह काटता तो आपका 4 आता। फिलहाल कि आपको यहाँ पर 2 बार कह रहा है, यानी कि दो बार काट रहा है, इसलिए आपको शून्यकों की संख्या 2 आएगी। अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि x² + 4x यानी कि +6 में शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल आपको बताना होगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल जो होता है -b² यानी कि -b/a होता है। तो -b/a यहाँ पर कितना कह रहा है, तो -b आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी b = आपका यहाँ पर 4 है, तो -4 यानी कि बटे में आपका 1, यानी कि जो आपका शून्यकों का जो योगफल होगा वह क्या होगा, यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा आपका योगफल। और शून्यकों का अगर गुणनफल की बात करें तो आपका c/a होता है, यानी c आपका यहाँ पर कितना है, तो 6 है, और बटे में आपका 1, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह 6 आएगा और योगफल आपका यहाँ पर -4 आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 भी आ चुका है आप सामने है, काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 तथा 4,3 के बीच की दूरी आपको निकालना होगी। तो यहाँ पर x बनी है और यहाँ पर हम मान लेते हैं x बनी है और यानी कि x2 ये है और y बनी ये है तो y2 ये है। तो हम किस तरीके से निकालते हैं इसके बीच की दूरी को, तो अंडर में आपका x2 यानी कि x2 x1 हो जाता है। फिलहाल कि मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, यानी कि x2 - x1 का, यानी कि x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस में आपका क्या होता है, प्लस में होता है आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इज इक्वल टू आपका यहाँ पर x2 कितना दिया जा रहा है, तो x2 यहाँ पर आपका 4 है, जिसमें कि x1 यानी कि लेस करते हैं हम 0 करते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आपका क्या हो जाएगा y2 है, यानी कि y2 आपका यहाँ पर 3 है और यहाँ पर y1 कितना है, तो 0 है। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, तो 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग आपका यहाँ पर किस तरीके से आंसर आ जाएगा, यानी कि अंडर में आपका कितना आएगा, तो 16 प्लस आपका 9, यानी कि 16 + 9 यानी कि अंडर में ही है, यानी कि 16 + 9 का जब हम यानी सम करते हैं तो आपका 25 आ जाता है। तो इसके जो कुल यानी कि जो बीच की दूरी आएगी वह कितनी आएगी, तो 5 इकाई आएगी। तो फिलहाल कि मैंने आपके सामने ये आंसर लिख दिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन कॉपी पेन पर भी दिखा दूंगा। फिलहाल कि ये भी मैंने आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर भी दिखा दिया है, आप इससे भी समझ सकते हो और अपना आंसर लिख सकते हो। अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, यहाँ पर कह रहा है कि 5,3 तथा 3,6 का मध्य बिंदु आपको निकालना होगा। जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको यानी कि फॉर्मूला बताया था किस तरीके से हम मध्य बिंदु निकालते हैं, तो x1 + x2/2 होता है और यहाँ पर क्या होता है x1 + यानी कि x1 + x2/2 होता है और यहाँ पर क्या होता है, तो y1 + y2/2 होता है। क्या होता है, y1 + y2/2 होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो, यानी कि x1 आपका यहाँ पर कितना है, तो 5 है और ये 5 है और प्लस 3 है, यानी कि 5 और प्लस 3 और /2 है आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर x के स्थान पर तो ये हो चुका है और y के स्थान पर क्या होगा, ये यानी कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इस आप समझ सकते हो, सॉरी दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो। x1 आपका यहाँ पर 5 है और x2 यहाँ पर आपका कितना है, तो x2 आपका यहाँ पर 3 है तो बटे में आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो मैं सही बता रहा था। अगर यहाँ पर बात करें कि y1 यहाँ पर, यानी कि y1 आपका यहाँ पर 3 है और y2 कितना है, तो 6 है, इसके भी बटे में आपका 2 आ जाएगा। यानी कि आपका 5 3 कितना हो गया, तो 5 3 8 हो गया, बटे में 2 और आपका यहाँ पर कितना होगा, यानी 6 3 कितना हो गया, तो 9/2 यानी कि 4, यानी कि जो आपका यानी क्या होगा, तो मध्य बिंदु जो आपके सामने आएंगे तो वह 4,9/2 यानी कि 4,9/2 आपके यानी कि मध्य बिंदु आ जाएंगे निकल कर। 4,9/2 आपके सामने आ चुका है आपका आंसर। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 9 की, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को कितनी बार फेंका जा रहा है, तो एक ही बार फेंका जा रहा है, यानी कि पासे किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, एक को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, हालांकि ये अभाज्य संख्या में आती है, बट हम इसे क्या नहीं कहते हैं, अभाज्य संख्या में नहीं लाते हैं। 2 आती है, एक अभाज्य संख्या होती है, 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है और यहाँ पर कितनी यानी कि अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है और यहाँ पर 5 भी अभाज्य संख्या होती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए, वह क्या आएगा, तो आपका यानी कि 2 3 5 यानी कि आपका यहाँ पर किस तरीके से आंसर आएगा, यानी कि 5 यानी कि इस तरीके से आपका यहाँ पर 3/6 यानी कि 3/6 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। और यहाँ पर बात करें कि यानी कि अथवा क्वेश्चन है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह एक इक्का होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए यानी कि कौन कौन से पत्ते होते हैं, तो आपके 4 खाने होते हैं, यानी कि कौन कौन से होते हैं, 4 खाने होते हैं। तो फिलहाल के चारों का एक एक यानी कि इक्का होता है। तो आपको यह इस कमेंट सेक्शन में बताना होगा, यानी किसने टोटल कितनी इक्का होती हैं, तो 4 होते हैं। तो यानी कि 52 पत्ते यानी कि 52 ताश के पत्ते हैं, अर्थात 52 ताश के पत्ते एक गड्डी में होते हैं। तो आपका यानी कि जो प्रायिकता होगी वह कितनी होगी, तो 52 यानी 4/52 अर्थात 1/13 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 इक्का होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर
लाल आने का यानी कि लाल आने का इक्का अगर यहाँ पर बात करता तो 2/52 हो जाता। फिलहाल कि आपका यानी कि इक्का कह रहा है, इसलिए चारों के इक्का होते हैं, चारों के यानी 4/52 यानी कि आपका 1/13 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एक थैले में 5 काली एवं 3 लाल गेंदें हैं। एक थैले से यानी कि एक गेंद यादृच्छिकता निकाली कर यानी कि उसकी प्रायिकता भी आपको निकालना होगी कि वह लाल है। क्या है यहाँ पर कह रहा है एक थैले में कितनी गेंदें हैं, तो 5 काली हैं व 3 यानी 3 लाल हैं, अर्थात उसमें कुल कितनी गेंदें हैं, तो 8 गेंदें हैं। यानी कि कुल परिणाम आपका कितना हो जाएगा, यानी टोटल परिणाम आपका जो हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। एक थैले से एक गेंद यानी कि यादृच्छिकता निकालने पर प्रायिकता ज्ञात करो कि वह गेंद कैसी हो, तो वह गेंद लाल हो, अर्थात यहाँ पर 3 गेंद लाली हैं, यानी कि 3/8 आपका यानी कि आपकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी 3/8 आपका आंसर हो चुका है। अथवा वाला क्वेश्चन की अगर बात करें, अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो उस घटना के ना घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके जो फॉर्मूला होता है तो वह क्या होता है, तो पीई यानी कि पीई प्लस पीई नॉट यानी कि पीई वार या फिर पीई नॉट कह लीजिए, इज इक्वल टू आपका क्या होता है, यानी घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकताओं का जो सम होता है वह 1 होता है। जब घटना होने की प्रायिकता आपके सामने 0.05 दी जा रही है तो जाहिर सी बात है घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 में से आपकी लेस हो जाएगी, यानी पीई नॉट यानी कि पीई वार या फिर पीई नॉट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, यानी कि इस तरीके से आपका आंसर आएगा। यानी कि 0 पॉइंट आपका क्या यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, 0.95 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, यानी कि प्रायिकता ना यानी घटना ना घटने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, तो 0.95 आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो यानी कि आपके सामने यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, यदि 11 cot a इज इक्वल टू आपका 8 है तो sin a तथा sec a का मान क्या होगा, तो आपको ये निकालना होगा। तो फिलहाल के मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, cot a इज इक्वल टू आपका कितना दिया रहा है, यानी cot a इज इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया रहा है, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो cot a इज इक्वल टू आपका 8/11 हो जाएगा, 8/11 हो जाएगा। तो sin a तथा cos आपको sec a के मान निकालना है, तो cot a इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब आपका कितना है, तो 8/11 है। हम यहाँ पर एक ट्राइंगल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो फिलहाल के मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि क्या आ चुका है आपका, क्या यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि आपका क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपका यहाँ पर कितना है, तो आधार आपका यहाँ पर 8 है और लंब आपका कितना है, यहाँ पर लंब आपका यहाँ पर आपके सामने दिया रहा है 11। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल के माध्यम से समझ रहे हैं, यानी कि लंब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आधार ये है, लंब आपका ये है। तो जब हम इसका यानी पाइथागोरस से जब हम इसका कर्ण निकालते हैं तो आपका यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा, यानी 8/2 आपका कितना होता है, तो आपका मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी कि क्या दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा रहा हूँ, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम इसे A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं, इसे हम C मान लेते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, AB स्क्वायर, यानी कि आपका यानी कि 8×2 64 होता है और यहाँ पर कितना होता है, यानी 11×11 कितना होता है, तो 121 होता है। तो 121 में जब हम यानी कि 64 को जब जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 2 कितने हो गए, 8 हो गए और यहाँ पर 1 यानी 185 में आपका अंडर 185 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आधार कितना था, तो आधार आपका यहाँ पर यानी कितना था, यहाँ पर आधार आपका 8 था और लंब आपका यहाँ पर कितना था, तो लंब आपका यहाँ पर कितना था, तो 11 था। और यहाँ पर जो आपका जो कर्ण आ चुका है यहाँ पर, तो वह कितना आ चुका है, तो अंडर में 185 आपका कर्ण आ चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए का मान आपको निकालना होगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात 11 बटे आपका अंडर में 185 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 11 बटे यानी कि अंडर में 185 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि sec क्या होता है, तो sec क्या होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार होता है, अर्थात कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण आपका यहाँ पर कितना है, तो अंडर में आपका ये 185 आ जाएगा और यहाँ पर क्या होता है, यानी कि आधार, यानी कि आपका जो आधार होगा वह कितना होगा, तो 8 आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है सही से यहाँ पर लिखा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका कॉपी के पेन पे आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखा दूंगा। और यहाँ पर बात नहीं अथवा वाले क्वेश्चन की, यदि tan 2a इज इक्वल टू आपका cot a माइनस यानी कि 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो tan 2a की बात हो रही है, तो tan 2a क्या हम यहाँ पर फॉर्मूला भी रख सकते हैं। तो फिलहाल कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला नहीं रखना है तो आपको यहाँ पर a का मान निकालना है। तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो tan 2a का हम फॉर्मूला भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर यहाँ आपको अगर याद है तो बट आपको यहाँ पर tan 2a का मान नहीं यानी कि नहीं रखना है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो cot आपका यहाँ पर आ जाएगा cot यानी कि cot 90 यानी कि cot 90 माइनस यानी कि cot 90 - 2a आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, इज इक्वल टू आपका cot यानी कि cot क्या आ
जाएगा, यानी कॉट यहाँ पर क्या है तो कॉट ए माइनस 18 है, यानी कि ए माइनस 18 है तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। और 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आपका क्या है 90 माइनस 2a आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया है तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आपका यहाँ पर a माइनस 18 आया है। तो a माइनस 18 है तो यानी कि इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा तो 90 और यहाँ पर 18 माइनस का है, इसलिए आपके यहाँ इधर आने पर आपका प्लस का हो जाएगा। और a आपका यहाँ पर है और इधर आपका माइनस का 2a है तो आपका यहाँ पर 3a हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 90 और 18 का जब हम योग करते हैं तो आपका 108 हो जाता है। 108 इज इक्वल टू आपका 3a है, तो 3 से जो हम इसे काटते हैं तो 3 3 9 1 बचेगा, यानी कि 3 6 18। a का मान आपका कितना निकल कर आया है तो a का मान आपका जो निकल कर आया है वह 36 डिग्री आया है, यानी 36 आपका जो मान आएगा वह यानी कि a का मान कितना है तो 36 डिग्री है। तो आपको पता होगा न्यून कोण हम किसे कहते हैं तो न्यून कोण जो वह कोण जो कि किससे यानी किससे छोटा हो, वह कोण जो कि किससे छोटा हो तो वह यानी कि 90 डिग्री से सदैव छोटा हो, यानी उसे हम क्या कहते हैं तो न्यून कोण कहते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 12 की कि जांच कीजिए क्या बिंदु ये 5,-2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक यानी शीर्ष है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। तो समद्विबाहु त्रिभुज किस तरीके से बनता है, इसकी दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा छोटी या फिर बड़ी हो सकती है। तो उसके शीर्षक यानी कि मान लो ये एक यानी कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो आपके सामने ए के भी यानी कि निर्देशांक दिए जा रहे हैं, बी के भी हैं और सी के भी हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका भी सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी कि बिंदु को ये बिंदुओं को आपके सामने बिंदु दिया रहे हैं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु यानी कि -1, 6 अनुपात में विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको यहाँ पर x1 हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और यहाँ पर x3 हो जाएगा। तो फिलहाल की इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो कि आपका लंबा जाएगा। फिलहाल कि मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 13 की, एक बिंदु Q से जो एक केंद्र यानी कि एक केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना होगी। तो फिलहाल कि मैं यहाँ पर अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है यानी कि बिंदु Q से जो एक केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हो, यानी कि क्या हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त बना लेने के बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपका क्या हो चुका है केंद्र से 5 क्यू है, यानी क्यू पॉइंट है जो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि 5 आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये आपका क्यू आ चुका है। तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वह कितनी है तो 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी तो आपको यहाँ पर क्या है तो जब आपके सामने यहाँ पर भी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना है, जब यहाँ पर केंद्र से यानी कि केंद्र ओ है और यहाँ पर क्यू तक जब यानी कि इसकी लंबाई जो है यानी कि आधार जो है वह 5 दिया जा रहा है, तो आप हम इसे आधार मान लेते हैं और कर्ण यानी कि हम इसे यानी कि ये दोस्तों क्या है तो यह आपका कर्ण है क्योंकि सबसे लंबी भुजा है। और यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो आपके सामने दिया रहा है वह आधार हो जाएगा, क्योंकि आधार से सदैव बड़ा होता है कर्ण, और यानी कि जो कर्ण होता है वह तीनों भुजाओं का यानी कि क्या तीनों यानी कि दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, यानी कि वह लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है, इसलिए सबसे लंबी भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। तो आपका जो नीचे यानी कि जो नीचे दिया जा रहा है वह कर्ण हो जाएगा और यहाँ पर 4 ये है। तो आपका यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाइए, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर आपका जो यानी कि लंब आएगा तो वह कितना आएगा, यानी 25 में से मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ 25 यानी 25 में से आपका 16 जाएगा तो आपका यानी कि अंडर में 9 हो जाएगा, अंडर में 9 यानी कि 3 आपका जो आएगा 3 इकाई, यानी कि जो इसका यानी कि जो दूरी आएगी यानी वृत्त की त्रिज्या जो आएगी वह 3 इकाई आ जाएगी निकल कर। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा, मैंने हिंट्स आपको दे दी है, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की अथवा वाले क्वेश्चन की, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ पर आपके सामने ये वृत्त दिया रहा है, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर बाह्य बिंदु मान लो ये P है और ये आपका यानी कि x और y मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। और आपको यह क्या करना है यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये दो यानी कि ये दो जो यानी कि जो स्पर्श रेखाएं मैंने खींची हैं यह इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो अगर आप चाहते हो इसका प्रूफ करना तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ पर बात करें चौथा यानी 14वें क्वेश्चन की, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है तो 22 सेंटीमीटर आपके सामने दी जा रही है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसकी परिधि कितनी है तो वृत्त की परिधि आपके सामने दी जा रही है, यानी कि वृत्त की परिधि आपकी कितनी है तो 22 सेंटीमीटर है, यानी 2πr इज इक्वल टू आपकी कितनी है तो 22 सेंटीमीटर आपके सामने दी जा रही है, यानी कि r इज इक्वल टू आपकी यहाँ पर कितनी आएगी तो r इज इक्वल टू आपका 25 यानी 22 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 यानी कि बटे में आ जाएगा। इस तरीके से आपका यानी कि 22/7 होता है, 7/22 यानी कि 22 से 22 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका r इज इक्वल टू जो आया है वह 7/2 आया है। तो r इज इक्वल टू आपका क्या है 7/2 है। तो वृत्त का यानी कि आपको क्या
क्या निकालना है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालते हैं, तो आपको पता होगा, यानी कि 1/4 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई के स्थान पर आपको क्या रखना है, तो 22/7 रख देना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना है, तो 7/2 यानी 7/2 इंटू 60/2, यानी कि इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, 2 से आपका यहाँ पर 11 में आएगा, और यहाँ पर किस तरीके से आएगा, 11×7=77, यहाँ पर ये 77 आ चुका है, यानी कि आपका यहाँ पर 11×7=77 आ चुका है, और यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी कि इस तरीके से आपका आएगा 77/8। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको लॉन्ग टाइप से, यानी कि अच्छी तरीके से बता दूंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो फिलहाल कि मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दिया है, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पेज पर भी दिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको बहुत जल्द। और यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। एक सुई द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल आपको, यानी कि रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, और ये आपका लंबा जाएगा, यहाँ पर बहुत कम जगह है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा बहुत जल्द। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 15 की, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक यानी पूर्णांक का वर्ग जो होता है वह पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको प्रूफ करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको प्रयोग करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। यह भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का जाएगा, क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अथवा वाले की अगर बात करें कि व्याख्या करना है आपको 7 × 11 × 13 + 13, और यहाँ पर का कितना है, यानी कि 7 × 6 यानी कि × 5 × 4 × 3 × 2 × 5, यानी कि 1 + 5 का आपको भाज्य संख्याएं क्यों है, इसको भी आपको प्रूफ करना है। कि ये आपका लंबा क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि आपको व्याख्या करना है, अर्थात पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, यदि बहुपद x³ - 3x² + 1 + यानी कि x + 1 के शून्यक a - b और a + b हो, तो a और b आपको ज्ञात करना है। ये भी आपका 4 अंक का क्वेश्चन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता ही आता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, बोर्ड में काफी बार आ चुका है, इस बार पक्का फंसेगा। अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद x की पावर 4 है -6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए, तो शेषफल x + a और आता है, तो k तथा a का मान आपको परिकलित करना है, यानी ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से भाग कर सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये संख्या को आप यानी ऊपर रखना है, और इस तरह से संख्या को आपको नीचे रखना है। आप यहाँ पर डिवाइड दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन 17 भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को आपको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो विलोपन विधि द्वारा हल करना है, काफी ही महत्वपूर्ण है और काफी ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर x + y = जब आपके सामने 5 है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो x + यानी कि x = हम निकाल लेते हैं, तो आपका 5 - y आ जाएगा। इससे हम क्या मान लेते हैं, तो समीकरण हम इसे यानी कि पहला मान लेते हैं। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले की, यानी कि 2x - 3y है, तो आपका यानी कि हम पहले x का मान निकाल रहे हैं, तो आपका यहाँ पर 2x - 3y है, यानी 2x - 3y को हम यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं। तो x का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो 2 हो जाएगा। x का मान आपका यहाँ पर कितना है, तो 5 - y है, यानी कि 5 - y है, और माइनस का 3y = आपका कितना है, तो 4 है। तो आपका किस तरीके से आ जाएगा, यानी 2 × 5 = 10 हो जाएगा, माइनस का 2y यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 2y और माइनस का 3y = आपका कितना है, तो 4 आपके सामने दिया जा रहा है। तो यानी कि आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 8 बचा है, और माइनस का 3y है = आपका कितना है, तो 4 है। तो आपका यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 8 में से आपका यहाँ पर 4 जाएगा, यानी 8 में से 4 जाएगा, तो आपका यहाँ पर 4 बचेगा, = आपका 3y यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। तो आपका y = जो आया है वह यानी कि 4/3 आ जाएगा, यानी कि y = आपका क्या, यानी कि y = आपका क्या मान निकल कर आया है, y = आपका आया है 4/3, यानी 4/3 आपका y का मान निकल कर आ चुका है। इसी तरह से इसी मान को हम क्या रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, s = आपका 5 - y, यानी कि ये समीकरण आया था। तो s = आपका क्या आएगा, यानी क्या आएगा, तो 5 - y के स्थान पर आपका क्या है, तो 4/3 है। तो 4/3 यानी कि आपका इस तरीके से यानी कि क्या आ जाएगा, 3 LCM आ जाएगा, 3 × 5 = 15 आ जाएगा, और माइनस का आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 15 में से 4 गया, यानी कि आपका 11/3, यानी कि s का मान जो आपके सामने आ चुका है, तो 11/3 है, और आपका जो y का मान है वह 4/3 है। ये भी आपके समझ में आ चुका हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का था, ये भी आपका पक्का हो चुका है। और यहाँ पर बात करें अथवा वाला क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि ज्ञात कीजिए कि मीना ने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने यानी कि कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको मानना होगा कि माना मीना
मीना ने 25 रुपये के नोट यानी कि एक्स प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये के नोट यानी कि एक्स प्राप्त किए और यानी कि बाई नोट प्राप्त किए 100 रुपये के। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यानी कि कुल रुपए कितने हैं तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 18 की, एपी आपके सामने है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो माना हमने यानी कि माना एनवा पद आपका क्या होगा तो 78वां यानी कि 78 होगा। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, ए का मान आपका यहाँ पर कितना है तो ए का मान आपका यहाँ पर 3 दिया रहा है और डी का मान आपका क्या आएगा तो A2 - A1 यानी कि 8 में से आपका 3 जाएगा यानी कि 5 बचेगा। आपके सामने आ चुका है कौन सा पद 78 है तो आपका यहाँ पर यानी कि एनवा पद है यानी कि एन आपका कितना है तो 78 आपके सामने दिया रहा है। एन इक्वल टू आपका क्या होता है, इक्वल टू आपका क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी कि A1 यानी कि ए एन इक्वल टू आपका क्या होता है तो A प्लस n-1 यानी कि n-1 इंटू डी होता है। ये आपका यानी कि क्या होता है तो 78 आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ए का मान कितना है तो यहाँ पर 3 है और प्लस में आपका n-1 है यानी कि n-1 है तो आपका n के स्थान पर आपको क्या रखना है तो n के स्थान पर आपका n ही होगा क्योंकि n हम निकाल रहे हैं। और डी का मान आपका कितना है तो डी का मान आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर 78 है और इधर इक्वल टू आपका कितना आएगा तो 3 प्लस आपका यहाँ पर 5 यानी कि 5n और माइनस का 5 इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 78 है तो आपका यहाँ पर 78 ही चलेगा और यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा तो यानी कि आपका यहाँ पर 5 में से आपका यहाँ पर यानी कि आपका प्लस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 5 है तो आपका यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 जब हम इधर लाते हैं माइनस का 2 है और यहाँ पर आपका क्या है कितना है तो 5n है। तो आपका यानी कि 78 में से जब हम यहाँ आपका 2 यानी कि 2 भी जब इसमें ऐड होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 है इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा तो SC इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा तो 5n हो जाएगा। तो 5 से जब हम इसे काटते हैं तो 16 बार जाएगा यानी कि n इक्वल टू आपका कितना आएगा n इक्वल टू आपका मान आ चुका है यानी कि n इक्वल टू कितना आ चुका है n इक्वल टू 16 आ चुका है। तो आपको ये लिखना होगा कि अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन की, यानी कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से भाज्य हो यानी कि विभाज्य हो। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आता है क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी यानी पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को जमीन यानी शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका लंबा जाएगा, फिलहाल कि आपका काफी शॉर्ट तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये भी इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। और यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण कितने हैं तो 30 डिग्री और 45 डिग्री आपके सामने दी जाएंगे यानी कि दी जा रहे हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी आपको ये निकालना होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया है और हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 20 है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध भी करना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अथवा वाला क्वेश्चन है कि यानी थेल्स प्रमेय क्या है उसको आपको लिखना है। ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यदि भुजा यानी कि ABCD जो भुजा है इनकी किसकी है तो यह वर्ग की है। इसकी जो भुजा आपके सामने दी जा रही है वह 14 सेंटीमीटर है और यानी कि APD और BPC 2 अर्धवृत्त आपके सामने है। तो छायांकित भाग का आपको यानी किस तरीके से हम निकाल सकते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको आप देख लीजिए। यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन है AB और CD यानी कि CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर वाले तो संकेंद्रीय वृत्तों की क्रमशः 2 चाप हैं। देखिए आकृति आपके सामने दी जा रही है। यदि एंगल AOB इक्वल टू आपका यानी कि क्या है तो 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का आपको यानी कि क्या निकालना है, छायांकित भाग का आपको एरिया निकालना है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने है यानी कि ये आपको यानी कि क्या करना है तो सिद्ध करना होंगे। यह काफी ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए है क्योंकि ये भी क्वेश्चन 5 अंक के होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये आपका निबंधात्मक प्रश्न है यानी कि आपको यह प्रूफ करना होगा और आपको यह बताना होगा कि यह सत्य बात है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी समय यानी उसी यात्रा में 1 घंटा समय यानी कम लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल आपको निकालना हुई। तो फिलहाल कि आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा
हूँ, यानी कि माना माना यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो माना x यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसको यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करती है, यानी कुल दूरी आपकी कितनी है, तो 3 यानी कि कुल दूरी आपकी 360 किलोमीटर है। यदि उसको हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो आपका उसी समय को 1 घंटा कम टाइम लेती है। तो फिलहाल कि यह लंबा क्वेश्चन जाएगा, अगर आप चाहते हो इसका भी सॉल्यूशन तो आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखा दूंगा। और यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको समीकरण को सॉल्व करना होगा कि 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, तो जब भी यहाँ पर ऐसी बात आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यानी कि जो आपका x² है तो उससे आप यानी कि पूरी समीकरण को आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 से आपको डिवाइड करना है। फिर आपका क्या आ जाएगा, यानी कि x² बचेगा, यहाँ पर आपका 7/2s बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो +3/2 आपका यहाँ पर बचेगा, = आपका यहाँ पर 0 तो चल ही रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो आपके सामने जो s का गुणांक हो उसी को आपको क्या करना है, उसी को उठा लेना है, और उसी का एक यानी कि हाफ का क्या करना है, यानी कि उसी को हाफ से गुणा कर देना है और उसका वर्ग कर देना है, यानी कि 7 एकम 7 हो जाएगा, और यानी कि 4 एकम यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, यानी 7 7 49 हो जाएगा, और बट्टे यहाँ पर यानी 4 4 16, अर्थात आपको दोनों ही पक्षों में जोड़ देना है इसे। फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 23 की, ये भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है प्रूफ दैट, अर्थात आपको सिद्ध करना होगा। तो अंडरवुड में है आपका 1 माइनस, यानी कि अंडरवुड में है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा = आपको क्या लाना है, cos थीटा - cot थीटा आपको लाना होगा। तो आपका अंडरवुड में किस तरीके से आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर हिंट्स दे रहा हूँ कि 1 - cos थीटा यानी कि 1 - cos थीटा आपको यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, तो 1 + cos थीटा है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, 1 + cos थीटा है तो नीचे आपको यहाँ पर हर का परिमीकरण कर देना है, अर्थात ऊपर नीचे 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको यहाँ पर आपको यानी काट छाट कर आपको आंसर आपके सामने आ जाएगा, केवल और केवल आपको यही करना है। तो आपके सामने अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता ही आता है। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध करना है आपको, प्रूफ दैट आपको सिद्ध करना होगा कि 1 + sec a अपॉन sec a = sin² a अपॉन 1 - cos a = आपको ये भी सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हो, तो 1 + sec a को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos a हम इसे लिख सकते हैं, तो 1/cos a लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, sec a है, यानी कि 1/cos a। इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो cos a यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि बटे में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉज यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, तो एलसीएम चल रहा है, तो आपको यहाँ पर cos a + 1 ऊपर आ जाएगा, cos a + 1 आ जाएगा, और बटे में आपका cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, यानी cos a + 1 आपका यहाँ पर आ चुका है। यानी पहला पद जो आ चुका है आपका cos a + 1 आ चुका है, यानी cos a + 1 आ चुका है, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड = आपका cos a + 1 आ चुका है। और यहाँ पर इसी तरह से अगर यहाँ पर बात करें कि sin² a अपॉन 1 - cos a को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² a लिख सकते हैं, तो 1 - cos² a आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यानी कि 1 - cos² a अपॉन 1 - cos a यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या है, तो 1 - cos² a यानी कि क्या है, तो हम इसका दोनों का वर्ग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि a² - b² क्या होता है, तो a + b a - b होता है, तो 1 + cos a ये 1 + cos a होता है, और बटे में आपका क्या होता है, 1 + cos a और 1 - cos a होता है, यानी 1 + cos a 1 - cos a होता है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, 1 + cos a 1 - cos a, और बटे में आपका 1 - cos a चल रहा है, तो 1 - cos a से 1 - cos a खत्म हो जाएगा, ये 1 + cos a और cos a + 1 अर्थात ये दोनों ही इक्वल आपके साथ आ चुके हैं, यानी कि ये आपका प्रूफ हो चुका है। ये तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आता ही आता है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 24 की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें ए यानी BC = आपके 7 सेंटीमीटर हो और एंगल B = 45 यानी डिग्री हो। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें कि भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो यह किस तरीके से हो जाएगा, यह आपको यानी पटरी और प्रकार की सहायता से करना है, क्योंकि इसमें जरा सी चूक करी तो आपका नंबर भी काटे जा सकते हैं, क्योंकि यह आपका रचना का पद है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है जिसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर यानी स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है, जो कि उनकी लंबाइयां यानी कि आपको मापना है। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है, इसलिए आप इसे भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 25 है कि दो घनों जिसमें कि प्रत्येक का आयतन कितना है, तो 64 घन सेंटीमीटर है, तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का आपको परिचय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आपकी जो L आएगी वह कितनी आएगी, तो वह आपकी यहाँ पर यानी कि 4 4 यानी कि 8 आएगी, और बाकी की आपकी B भी आपकी यहाँ पर 4 ही आएगी, और यहाँ पर H यानी कि हाइट भी आपकी 4 ही आएगी।
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि क्या करना है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला लगा देना है, जो कि यहाँ पे क्या होता है 2LV प्लस BH प्लस HL होता है। 2LV प्लस BH यानी कि 2LV प्लस BH प्लस HL होता है। तो आप इसका यानी इस फॉर्मूला का योग करके आप यहाँ पर आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ये ही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर अथवा लिखी, यहाँ पर कह रहा है कि पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो दोनों वृत्ताकार के एक सिरे यानी कि एक सिरे का जो व्यास है 4 सेंटीमीटर है। इस गिलास की आपको धारिता निकालना है, अर्थात क्या निकालना है, आपको धारिता निकालना है, वॉल्यूम आपको निकालना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है, इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 26 की, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, तो विद्यार्थियों का माध्यक भार आपको निकालना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता ही आता है, और यह इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय आपके सामने है, ये से आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए। उपरोक्त बंटन को आपको कम से कम यानी संचयी वारंवारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण आपको खींचना होगा, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी यानी कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि क्लास 9 से लेकर क्लास 9th 10th 11th 12th, आपके सभी एग्जाम के पेपर्स इसी वीडियो में आपको मिलेंगे, यानी कि इसी क्वेश्चन पेपर को मैं आपको बता रहा हूं, और आपके सभी पेपर को इसी चैनल पर सॉल्व कराया जाता है और सभी वीडियोस भी डाली जाती हैं। इसलिए इस चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स आपको सुबह सुबह आपको डेली मिलेगी मैथ्स की क्लास, फिर उसके बाद आपको मिलेगी साइंस की क्लास, इसलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।